जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916। इसके पूर्व भी मैंने 56 वीडियो उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें और लाभ उठाएं, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित इस तरह का समग्र वीडियो किसी महानुभाव द्वारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं किया गया है। आप लोग यदि लाभ उठाना चाहते हैं और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया आप लोग इसका जरूर लाभ उठाएं। और 25 तारीख के पहले मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो या 2 वीडियो जो भी संभव हो सकेगा केवल केस लॉ पर ही होगा, जो कि उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित हर विषय में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट केस लॉ है उस पर बनाऊंगा। विषय पे आने से पहले मेरा अनुरोध है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे एक व्यक्ति जिसका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो चुका है, तो क्या उतने मात्र से ही वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाएगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर है नहीं। केवल वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो जाने मात्र से ही वो चुनाव लड़ने का पात्र नहीं हो जाता है। इसके लिए हमें धारा 13G यानी कि 13C एवं 13D को देखना पड़ेगा। उसमें बताया गया है कि उसकी अर्हता क्या होनी चाहिए और किस आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन उसकी हो जाएगी, यानी कि उसकी अनर्हता क्या हो जाएगी चुनाव लड़ने के पर्पज से। तो एक एक करके देखते हैं। धारा 13C में जो बताया गया है वो अहर्ता की बात कही गई है। तो ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए अहर्ह नहीं होगा जब तक कि वह नगर पालिका में किसी कक्ष के लिए निर्वाचक न हो। यानी कि उसका पहला जो शर्त है वो किसी भी नगर पालिका के कक्ष में उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में वह यथास्थिति उक्त श्रेणी का व्यक्ति न हो। यानी कि यदि कोई आरक्षण वाला सीट है, रिजर्व सीट है जिसपे उसका चुनाव होना है, तो उसी कैटेगरी का व्यक्ति भी होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है कि इसका 21 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। यानी कि वोटर लिस्ट में नाम हो जाने मात्र से ही मतलब नहीं है, क्योंकि 18 साल की उम्र में वोटर लिस्ट में नाम उसका दर्ज हो जाएगा, लेकिन चुनाव यदि उसको लड़ना है प्रत्याशी के रूप में, चाहे वो नगर पालिका का अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, तो उसके लिए 21 वर्ष का उम्र का होना जरूरी है जिस दिन वो चुनाव लड़ना चाहता है। वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी न हो। चौथा जो आखिरी कंडीशन है इसका वो ये है कि एक साथ 2 जगहों का वो चुनाव नहीं लड़ सकता। देखे होंगे आप लोग विधायक के चुनाव में, यानी कि लोकसभा के या विधानसभा के चुनाव में 2 जगहों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। इसमें ये कहा गया है कि नहीं, ये जो निकाय है, निकाय के चुनाव में 2 जगह से प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता है। जिसको भी लड़ना होगा एक ही जगह लड़ेगा। तो ये तो इसकी अहर्ताएं की बात हो गई। अब डिस्क्वालिफिकेशन की बात 13D में दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो क्लाज है वो A से लेकर के P तक है, बहुत लंबा है, एक एक करके देखते हैं हम लोग, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसको पढ़ा जाएगा तो आप लोग को जरूर नहीं कि परीक्षा के दृष्टि से, यदि आप पब्लिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, अधिवास करते हैं किसी नगर पालिका से संबंधित एरिया में, तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। क्योंकि कभी मन में आ गया कि हमें चुनाव लड़ना है या चुनाव लड़ा जाए, या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा है तो उसके बारे में क्या योग्यता है, तो उसके लिए आपको ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आते हैं विषय पर। कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अहर्ह है किसी नगर पालिका का सदस्य निर्वाचित चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि एक कह रहा है कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई परिच्युत सेवक हो और उसके अधीन पुनः सेवा योजन के लिए विवर्जित किया गया हो। यानी कि उसको पदच्युत कर दिया गया है, कोई स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, मतलब जो लोकल बॉडी होती है उसमें कोई सेवक के रूप में कार्य कर रहा हो, उसको पदच्युत कर दिया गया हो। फिर से उसको पदच्युत के पश्चात जो भी उसकी अपील वगैरह करने की शक्तियां होती हैं, अधिकार होते हैं, उसके अंतर्गत पुनः उसको सेवा योजन के लिए रखा नहीं गया, यानी कि सेवा से ही उसको विवर्जित कर दिया गया है, हरदम के लिए बर्खास्त कर दिया गया, तो वह व्यक्ति भी नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता है।
दूसरा कह रहा है कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो और भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, जब तक कि उसकी पदच्युति से 6 वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो। ये भ्रष्ट आचरण के आधार पर आप देखेंगे कि वहां पे जिला न्यायाधीश द्वारा यदि घोषित किया गया है तो वो 5 साल तक के लिए अनर्ह घोषित किया जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण के आधार पर किसी पद से पदच्युत कर दिया गया है, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का अधीन कोई कार्यरत है, तो उस कंडीशन में उसका 6 साल तक, जिस दिन से पदच्युति हुई है उस तिथि से 6 साल तक के लिए वो अनर्ह हो जाएगा। उस बीच में कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके पश्चात ये कह रहा है कि वह किसी प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित हो गया है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधि व्यवसाय करने के रूप में यदि उसका इनरोल्ड हुआ है और उसको किसी कारणवश अधिवक्ता अधिनियम के तहत या अन्य कारण से उसको उसके व्यवसाय करने से उसको निरारित कर दिया गया है, तो वह व्यक्ति भी यहाँ पर चुनाव लड़ने से विवर्जित हो जाएगा। उसके पश्चात कह रहा है कि वह नगर पालिका के दान स्वरूप या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता हो। यानी कि कोई यदि लाभ का पद नगर पालिका में धारण किए हुए है तो वह व्यक्ति भी चुनाव लड़ने से विवर्जित हो जाएगा। उसके पश्चात डी कह रहा है कि वह धारा 27 या धारा 41 के अधीन अनर्ह हो। यानी कि जो 27 में बताया गया भ्रष्ट आचरण के आधार पर, यदि उस आधार पर भी अनर्ह होता है तब भी ये चुनाव नहीं लड़ सकता है। ई कह रहा है कि उसकी 2 से अधिक जीवित संतान है जिसमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि से 300 दिवस के पश्चात हुआ हो। तो ये अमेंडमेंट उत्तराखंड के लिए है, यूपी के लिए नहीं है। यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का 2 से अधिक संतान है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब एफ कह रहा है कि वह राज्य या केंद्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो या जिला सरकारी काउंसिल या अपर सहायक जिला सरकारी काउंसिल या अवैधानिक मजिस्ट्रेट या अवैतनिक मुंसिफ या कोई अवैतनिक सहायक कलेक्टर यानी क्लास 1 का ऑफिसर यदि कोई राजपत्रित अधिकारी है तो वह भी व्यक्ति चुनाव लड़ने से, नगर पालिका का चुनाव लड़ने से विवर्जित होगा। यानी कि पहले उसको उस पद से त्याग पत्र देना होगा या रिटायर्ड प्रत्याशी हो तब हो सकता है। अब इसके पश्चात ये कह रहा है कि उस पर 1 वर्ष से अधिक की मांग में नगर पालिका कर या अन्य देय का जिन पर धारा 166 लागू होती है भुगतान का बकाया हो। यानी कि चुनाव लड़ने के पूर्व उसे नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी नगर पालिका से लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि यदि किसी प्रकार का उसके ऊपर बकाया होगा तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं है। उसके पश्चात कह रहा है कि महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, यदि उसके विरुद्ध कोई महिला के अपराध में महिला के प्रति किसी अपराध का दोषी हो तो भी वो चुनाव लड़ने से विवर्जित हो जाएगा। ये ट्रायल की बात नहीं कर रहा है, विचारण की नहीं कर रहा है, ये दोष सिद्धि की बात कर रहा है। यदि पूर्व में दोष सिद्ध कर दिया गया है तब वो चुनाव लड़ने से विवर्जित हो जाएगा, क्योंकि जो डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा जाता है चुनाव के समय, पर्चा दाखिला के समय, तो उन सब कॉलमों को भरवाया जाता है कि आप अगर जो ऐसा झूठा कोई मेंशन करते हैं फैक्ट को तो आपकी चुनाव जो निर्वाचन है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके पश्चात ये करे वह उन्मोचित दिवालिया हो गया हो तो यह इस कंडीशन में भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके पश्चात कह रहा है कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ई के अधीन कारावास से दंडनीय किसी अपराध अथवा 171 च के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो तो इस आधार पर भी वह व्यक्ति चुनाव लड़ने से विवर्जित हो जाएगा, यानी कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अब इसके पश्चात जो जे है, इसका सब क्लास जे, ये कह रहा है कि उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसा कि उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियंत्रण अधिनियम द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया या खाद्य मिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसे राज्य सरकार ने यह घोषित किया है कि ऐसी नैतिक अधमता अंतर्वलित हो। यानी कि राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी नैतिक अधमता का दोषी कोई मतलब कंडक्ट है और उसमें उसे कोई दोष सिद्ध कराया गया है तब भी वह चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और इसके बाद ये कह रहा है कि सीआरपीसी की धारा जो 109 और 110 है, यानी कि अभ्यासिक अपराधी है क्या या कोई संदिग्ध अपराधी है जिसे प्रतिभूति शांति कायम रखने के लिए लिया जाता है उसके गुड बिहेवियर के लिए, तो यदि ऐसा कोई आदेश भी दिया गया है तो वह व्यक्ति भी उस में चुनाव नहीं लड़ सकता है, यानी को निर्धारित माना जाएगा।
अब ये प्रोविजो के अधीन है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ये बातें हम कह रहे हैं ये वाला जो खाली नैतिक अधमता के आधार पर या सीआरपीसी 109, 102, 110 के तहत जो हमने चर्चा किया है, ये प्रोविजो का अधीन है। प्रोविजो इसका क्या कह रहा है कि यथा स्थिति उसके कारावास से निर्मुक्त होने के दिनांक से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उस अवधि जिसके लिए उसे सदाचार बनाए रखने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो कि समाप्ति के दिनांक से अनर्हता नहीं रह जाएगी। यानी कि यदि वो अपराध जो नैतिक अधमता के आधार पर उसको अपराध दोष सिद्ध किया गया है, तो दोष सिद्धि के कारावास को भुगतने के पश्चात 5 साल बाद उसका फिर से अनर्हता समाप्त हो जाएगा, या जो 109, 110 में बॉन्ड भरवाया गया है उस टाइम पीरियड के पश्चात उसका पुनः जो है फिर से आहार हो जाएगा। अब इसके बाद से एक बात और कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अनर्हता के दिनांक को नगरपालिका का सदस्य हो, अनर्हता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी अनर्हता के दिनांक से 3 मास तक न बीत गए हों, या यदि उक्त 3 मास के भीतर सिद्ध दोष ठहराने या आदेश के संबंध में पुनरीक्षण के लिए कोई अपील या याचिका प्रस्तुत की गई हो, तो जब ऐसी अपील या विस्तार का निस्तारण न कर दिया गया। यानी कि ड्यूरिंग ट्रायल की बात कर रहा है कि ड्यूरिंग ट्रायल में उसको ऐसा नहीं माना जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई किसी निचले अदालत में उसको सिर्फ दोष ठहरा दिया गया, लेकिन 3 महीने के भीतर उसने अपील कर दिया, तो क्या ड्यूरिंग ट्रायल माना जाएगा कि वो निर्दोष हो गया, इससे अनर्ह हो गया? तो नहीं, वो तब चुनाव लड़ सकता है। ये तब की बात कर रहा है जब अंतिम रूप से उसे दोष सिद्ध कर दिया जाए, यानी कि अपीलेट कोर्ट द्वारा भी, या जो टाइम लिमिटेशन का है कि इस पीरियड के अंदर 3 महीने के भीतर अपील कर सकता है, तो उस अपील का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात। अब इसका स्पष्टीकरण कर रहा है कि खंड 6 के अर्थ में कोई सरकारी कोषाध्यक्ष राज्य या केंद्रीय सरकार की सेवा में नहीं समझा जाएगा। मतलब कोई जो सरकारी कोषाध्यक्ष है, तो वो जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि कोई पद धारण, लाभ का पद धारण करने वाली बात, तो वो कोषाध्यक्ष को ये कह रहा है कि वो सेवा में नहीं समझा जाएगा, उसको ये नहीं समझा जाएगा कि वो लाभ का पद धारण किए हुए है। अब इसका उपखंड के कह रहा है कि वह राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है। यानी कि जो राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित कोई गाइडलाइंस है, तो यदि उसमें निरहरता अगर जो दिया गया है, तो यहाँ भी वो निरहरता उसको हो जाएगा, लेकिन केवल एज के आधार पर निरहरता नहीं होगा। यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो, यानी कि वहां पे 25 साल की अनर्हता की बात कही गई कि यदि कोई 25 साल का उम्र का नहीं होगा तो वो विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकता या विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये चीजें कर रहा है कि अगर जो 21 साल की उम्र पूरा कर रहा है केवल एज के आधार पे ही समस्या है, तो वो समस्या नहीं माना जाएगा, तब ये चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है, यानी कि वो व्यापार कर रहा है नगरपालिका से संबंधित जुड़ करके, तो उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, यानी कि वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा। किसी ऐसे संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है का वैतनिक कर्मचारी है, यानी कि कोई संस्था है, संस्था द्वारा अगर जो कोई नगरपालिका का कार्य किया जा रहा है और उस संस्था में वह कोई वैतनिक रूप से कोई कर्मचारी है, तो वह व्यक्ति भी नगरपालिका का चुनाव लड़ने से डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। उसके बाद एन कह रहा है कि यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगरपालिका के स्वामित्व या प्रबंधन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अतिक्रमणी है नगरपालिका के किसी जमीन पे या किसी ऐसे स्थान पे, तो उस व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने से विवर्जित कर दिया जाएगा। वो कह रहा है कि नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके पश्चात आखिरी इसका जो पी है, सब क्लास पी, ये कह रहा है कि नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो तो वह व्यक्ति भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा नगरपालिका के चुनाव लड़ने से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए। वो धारा 13 के
सी में दिया गया है और डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पर हो जाएगा, धारा 13 के कैपिटल डी में दिया गया है, जो कि ए से लेकर के पी तक में वर्णन किया गया है। हमें आशा है कि आप लोगों को बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा। हमें आशा है कि आप लोगों को ये मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।